Okay, Bosco wishes to start a 200-meter square garden. He has only 50-meter barbed wire. देखो barbed wire समझ लो, थोड़ा वोकेबलरी वाली बात हो गई। ये आपने देखा होगा, ऐसे इस तरह ऐंठे हुए वायर होते हैं, उसमें ये ऐसे कांटे टाइप निकले रहते हैं। ठीक है, तो ये फेंसिंग के लिए किए जाते हैं ताकि जानवर उसके अंदर ना घुस जाए। ठीक है, खैर उनके पास ये जो वायर है बॉस्को के पास वो 50 मीटर लंबा ही है और 3 साइड गार्डन की वो बार्बिंग कर रहे हैं, यानी बाउंड्री लगा रहे हैं। और चौथी वॉल जो है हाउस कंपाउंड वॉल है, तो हाउस कंपाउंड वॉल। तो अब दो तरीके से अपना बॉस्को काम कर सकता है। हाउस कंपाउंड वॉल ऐसी है तो या तो वो ऐसा रेक्टेंगुलर अपना गार्डन बना ले या फिर ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन बना ले। हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि इसका एरिया, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना है, बोलिए 200 मीटर स्क्वायर। और इसका जो लेंथ है, लेंथ किस तरह नापी जाएगी, इस तरह। लेंथ कैसी, इतनी ही नापी जाएगी क्योंकि जो ये वॉल है वो तो बार्ब्ड वायर में आएगी नहीं, तो इसलिए लेंथ, टोटल लेंथ जो है, ये पूरा पेरीमीटर तो बोल नहीं पाएंगे। लेंथ ऑफ वायर कितनी है, 50 मीटर। अब होगा क्या, हमें इस 200 और 50 को चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या मान लें कि मान लीजिए ये लेंथ जो है वो x है, तो ये भी x हो जाएगी, और ये विड्थ जो है वो b हो जाएगी। तो हम लोग b ना मानकर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो 50 मीटर है x मल्टीप्लाइड बाई b, यानी कि यार लेंथ मल्टी, l भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जो लेंथ है वो x है और ब्रेथ b है, बट b को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 50 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लें, अच्छा उल्टा लिख दिया हम लोगों ने। लेंथ जो है वो ये आपने b मानी है, तो x प्लस b हो जाएगी। ठीक है, और 2x प्लस b हो जाएगी 50। तो इस हिसाब से आपका जो b हो जाएगा वो हो जाएगा 50 माइनस 2x, ऐसे कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो b की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल ली, 50 माइनस 2x। अब एरिया हमें पता है, इसी चीज को हम लोग यूज कर लेंगे। एरिया इज इक्वल टू 200 और एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, x मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस 2x इज इक्वल टू 200। अब यहां से आपको क्वाड्रेटिक आते हुए दिख रही होगी, 50x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 200। आप सब जगह 2 से कैंसल कर सकते हैं, ओवरऑल 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 50 आधा हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, 200 आधा होके 100 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास बचा क्या, x स्क्वायर इस तरफ ले गए, 25x इस तरफ ले गए और प्लस 100, है ना। ये देख लीजिए, ये सब इस तरफ ले जाएंगे तो इज इक्वल टू 0 होगा, तो x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 25x नेगेटिव हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 100 है, तो 100 को हम कैसे तोड़े, 10 से तोड़ेंगे, है ना, और 5 और 20 पे तोड़ देंगे तो अपना काम बन जाना चाहिए। ठीक है ना, 5 और 20 से हम लोग 25 बना लेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x
प्लस 100 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 20 माइनस 5 कॉमन लिया, x माइनस 20। तो यहां से आप देख सकते हैं x माइनस 20 और x माइनस 5, यानी कि अब ये थोड़ा डायग्राम मुझे किनारे बनाना चाहिए था। अब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, x इज इक्वल टू 20 मीटर और x इज इक्वल टू 5 मीटर। तो दोनों ही आंसर हमारे यूजफुल लग रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये 20 हो गया और 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, तो ये हो गया 10। तो 20 और 10 ये वाला रूट लेंगे तो लेंथ हो जाएगी 20 मीटर और ब्रेथ हो जाएगी कितनी बच्चों? इस 20 को यहां पुट करेंगे, 20 इंटू 2 40, 50 में से 40 गया 10 मीटर। चलो भाई, अब उसके बाद x इज इक्वल टू 5 अगर लेंगे तो लेंथ अपनी हो गई 5 मीटर, ये 5 है, तो 50 माइनस 2 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा? 50, ये 40 हो जाएगा। ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। तो यानी कि दो तरह के हमारे रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है। एक 20/10 होगा, तो देखो यहां पे क्रॉस चेक करते हैं। एरिया कितना है? 200 मीटर स्क्वायर। यहां पे भी एरिया कितना है? 200 मीटर स्क्वायर। और बार्ड लेंथ अगर निकालें, वायर लेंथ निकालें, वायर लेंथ कैसे होगी? ये देखो, ये 20 और ये 10, तो 40 प्लस 10 50 मीटर है ना। ये क्रॉस चेक करके दिखाना कोई जरूरी नहीं है, हम लोग केवल क्रॉस चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो ये 5, ये 5 10 और ये 40, तो फिर से आ गया कितना? 50 मीटर। यानी कि हमारे दोनों ही आंसर्स इक्वली पॉसिबल है। ठीक है, तो दो तरह के यहां पर गार्डन शामिल हैं। एक आंसर ये हो जाएगा और दूसरा आंसर ये हो जाएगा। अच्छे से कॉपी कर लीजिए बच्चों। एक माइक्रो कॉन्सेप्ट करते हैं। देखिए, ट्राइंगल के हिसाब से 4 सेंटर होते हैं, ठीक है, 4 सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल, और ये किसी भी ट्राइंगल के हो सकते हैं। यानी कि ट्राइंगल हमारा बच्चों किसी भी शेप में हो सकता है। कैसा? स्केलीन भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। तो होता यह है, तो इसलिए मैं मतलब सबसे अजीब ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि स्केलीन ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल ना हो। आई होप व्हाइट बोर्ड के अंदर है चारों ट्राइंगल, एक बार चेक कर लिया जाए। यस, चारों अंदर। ठीक, तो अब सेंटर्स जो होते हैं उनके ट्राइंगल के अंदर की लाइंस के हिसाब से होते हैं। अंदर की लाइन कैसी? जैसे कि ये वाली जो हो गई, ये क्या है? मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो हो गई, वो हो गई मीडियन। ठीक है, और फिर दूसरी मान लीजिए लाइन हम लोग बना लेते हैं। कैसी? जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा हो, मतलब दूसरी एक लाइन में एक ही एक बना रहा हूं अभी, ताकि आप समझ पाए कि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और फिर उसके बाद
ये लाइन मैं बना रहा हूं ऐसी, जहां पे दोनों ये एंगल इक्वल है। ये क्या हो गई, एंगल बाइसेक्टर। और एक और हो गई क्या, ये हो गई अल्टीट्यूड। यही 4 नाम आपको देखने को मिलेंगे। अल्टीट्यूड का एक और नाम हो सकता है हाइट, हो सकता है इसका नाम, चलिए यही लिख देता हूं, हाइट। ओके, अब जहां पर मीडियंस मीट करेंगी वो क्या होगा भाई, बताइए बच्चों। हाँ, वेरी गुड। यहां पे मीडियंस मीट करेंगी वो पॉइंट हो जाएगा सेंट्रॉइड। ठीक है, जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे वो क्या हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया। जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगी वो हो जाएगा सर्कमसेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर और अच्छा समझा जा सकता है कैसे, जैसे इस पॉइंट को सेंटर लेके, थोड़ा बच्चों यार खरखर नहीं करिए, वो आवाज इरिटेटिंग आवाज वीडियो में आ जा रही है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं, जिस सर्कल के अंदर हमारा, अच्छा चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही खराब हुआ जा रहा है, यहां लिख देता हूं मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमसेंटर। इसमें देखिए मैंने 2 ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, जाहिर है तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो भी इसी पॉइंट से जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं एंगल बाइसेक्टर। जहां पे एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं तब क्या होगा, हाँ तो फिर जो सर्कल है वो हमारा अंदर बन जाएगा। इससे अगर सर्कल बनाते हैं हम लोग इस पॉइंट से, तो सर्कल हमारा अंदर बन जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। यहां पे इस काले सर्कल का नाम क्या होता है, इस काले सर्कल का नाम हो जाएगा सर्कम सर्कल, और यहां पे इस अंदर वाले काले सर्कल का नाम हो जाएगा इन सर्कल। यहां पे ऐसी कोई डायग्राम बन नहीं पाता है। अगर फिजिक्स के हिसाब से जाएं तो जो सेंट्रॉइड है वो क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कुछ लोग सेंटर ऑफ मास भी बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर कोई मान लो ऐसा सवाल, थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल पूछ लेता है बच्चों कि किसी ट्राइंगल का सेंटर कौन सा होता है, तो फिर हमें अगर यही 4 ऑप्शन दिए हैं तो हमें सेंट्रॉइड पे जाना होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर ये पूछा जाए कि ये बहुत अच्छा सवाल होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगल, तो हमें सेंट्रॉइड पे जाना पड़ेगा। सेंट्रॉइड, अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेते हैं और इस पॉइंट को नाइफ एज पे रखते हैं, मतलब ट्राइंगल एक यूनिफॉर्म प्लेट टाइप का है, ट्राइंगुलर प्लेट है, और उसे आप एक पॉइंट पर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ये तो ट्राइंगल नहीं है, इस तरह इसको बैलेंस करने की कोशिश करें, तो वो जो पॉइंट होगा बैलेंसिंग पॉइंट, वो मीडियन ही निकल कर आएगा। अब एक आखिरी है जहां पे अल्टीट्यूड मिलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर थोड़ा सा छुपा हुआ है, इसीलिए ऑर्थो सेंटर लोग भूल जाते हैं। ऑर्थो सेंटर का ज्यादा बहुत काम भी नहीं रहता है, बट यहाँ पे सारे अल्टीट्यूड यानी सारी हाइट्स मिलती हैं। जब ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, जब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाता है तो सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाता है तो सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर
एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं। और मीडियन में एक और बात होती है, अगर ये पॉइंट हम लोग लेते हैं, ये है ए बी सी, और ये सेंट्रॉइड जो है ये सेंटर ऑफ मास है, तो जी ले लेता हूं मैं ये, ठीक है, और ये डी ले लेता हूं, तो ए जी इज टू जी डी जो होता है वो 2:1 हो जाता है। ये भी बात याद रखिएगा, आपको कोऑर्डिनेट में ये बात याद करनी होगी। सेंट्रॉइड के अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लोग जाते हैं फॉर्मूला बताने, तो हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होता है। जाहिर है x1 y1 क्या है यहाँ पे, ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, एक मिनट रुक जाइए बेटा, और ये हो गया x3 y3। हाँ जी बोलिए सर। अगर हम लोग को मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स पता रहेगा तब भी तो हम लोग कर लेंगे x1 प्लस y x1 प्लस x2 by 2 y1 प्लस y2 by 2। तो लाइक अगर हम लोग जब वो तीनों को ऐड करेंगे सर, हाँ तो 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 by 2 हो जाए, 2 और 2 तो कट हाँ, जो आप बोल रहे हैं ना, इस फॉर्मूले का प्रूफ भी उसी रूट से आता है। तब ये 2:1 वाला, भाई हम डी का मिड पॉइंट निकाल लें, है ना, डी का मिड पॉइंट इन दोनों से निकाल लें, और फिर इसका और इसका 2:1 में रेशियो करके इसका कोऑर्डिनेट निकाल लें, तब ये फॉर्मूले का डेरिवेशन वैसा ही होता है। लेकिन तब तो आपको काफी लंबे रास्ते में जाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अगर आपको रटा है, हम लोग को मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया रहता, हाँ, तो हम लोग डायरेक्टली से रिपोर्ट वो सब मिड पॉइंट्स को ऐड करके बिल्कुल 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 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितनी बातें बोर्ड में है ये आप समझ लीजिए, और सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच में डिफरेंस को अच्छे से समझ लें, रट लें। ट्राइंगल एबीसी इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल विद सेंटर आई। तो अभी हम लोग ने जो चारों सेंटर के नाम सीखे वो यहाँ पे यूज हो सकते हैं। सेंटर आई है यहाँ पर। इन ट्राइंगल ए सी बी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड ए बी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। दिस एंगल इज 80 डिग्री एंड दिस एंगल इज 70 डिग्री। ठीक है भाई। और AD इज इक्वल टू 16, CF इज इक्वल टू 9 एंड BE इज इक्वल टू 7। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। बच्चों बताइए, आप क्या पेरीमीटर बता सकते हैं इस ट्राइंगल का? चलो नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही आसान होता है। याद रखना, कभी भी अगर हम लोग कोई सर्कल लेते हैं और उसके दो टेंजेंट ऐसे खींच देते हैं बाहर टंगे हुए ऐसे, तो इसमें बच्चों ये पॉइंट मान लीजिए F है। अच्छा इधर से थोड़ा सा इसी को बना लो यार। चलो इक्वल होंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बताने वाला हूं मैं। Tangent drawn from the same external point। हाँ ये ठीक है। तो ये पॉइंट अगर D है, ये पॉइंट E है और ये पॉइंट B है, तो हम लोग कहते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल, यानी कि हम लोग अराइव कर सकते हैं BD इज इक्वल टू DE। तो उसी तरह जैसे हम बोल रहे हैं कि BD इज इक्वल टू BE, अच्छा BE है ना, ये BD इज इक्वल टू BE। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों बराबर हैं, उसी तरह A से बोल सकते हैं कि AD और AFB इक्वल है, ये दोनों बराबर है। AD इज इक्वल टू AF। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों बराबर हैं, CE इज इक्वल टू CF। ठीक है, तो ये बात हम लोग लिखेंगे। A से निकल रहा है क्या? D और F। AD इज इक्वल टू AF। और B से निकल रहा है क्या? D और E। BD इज इक्वल टू BE। और C से निकल रहा है क्या? CE और CF। ठीक है भाई, सिंस लिख लो, और जो जो दिया हुआ है वो यहां पे लिख लो। क्या दिया हुआ है? CF दिया हुआ है, तो CF की जगह 9 सेंटीमीटर।
क्या दिया हुआ, AD दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और BD दिया हुआ है, नहीं BE दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तीनों का सेम रीजन लिख लो, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट सेम एक्सटर्नल पॉइंट बोलो तो और अच्छा रहेगा। टेंजेंट वैसे एक्सटर्नल पॉइंट से ही बना सकते हैं, इंटरनल पॉइंट से कहां टेंजेंट बन पाएगा, ठीक है। फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, पेरीमीटर, बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूं मैं जैसा आप बोर्ड में लिख के आएंगे, इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। AB कितना है भाई, AD प्लस DB। BC कितना है, बोलो बच्चों, BC कितना है, BE प्लस EC। EC को CE लिखो तो अच्छा होगा। जो नाम यहां लिखे हैं वही यूज किया जाए तो अच्छा है। CA को हम लोग बोलेंगे क्या, CF प्लस AF। सर हाँ बोलिए, BE प्लस CE, BE प्लस सर BD है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, BE प्लस CE बोल रहे हैं आप, हाँ ठीक है, अब सही है। अच्छा, अब AD कितना है 16, DB कितना है, DB यानी कि BD कितना है 7, BE कितना है 7, CE कितना है 9। सब चीज 2 बार हो जाएगा एक तरीके से कुल मिला के। और CF कितना है 9, AF कितना है 16। तो जो भी दिया हुआ है वो 2 बार, 16 9 25 दूनी 50 और 7 दूनी 14, 50 प्लस 14 हो गया कितना 64 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना पेरीमीटर। बहुत अच्छा सवाल है ये, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, ये किसी ओलंपियाड टाइप के एग्जाम में आए, अब तब कैसे करेंगे आप लोग, तब आप बस क्या करेंगे, यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है AD को आप कॉपी कर लीजिए, ये 16 है, चलो लाल से कर देता हूं, ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा, तुरंत यहाँ 16 लिख दो। और BE BD करना है तो BE 7 है, BD भी 7 हो जाएगा। फिर CF अपना 9 है और ये भी 9 हो जाएगा। तो बस 16 7 7 9 9 16 सब जोड़ दो, आंसर निकाल लो। तो कर ये यहां भी वही चीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग हर एक जो स्टेप लिख रहे हैं उसका रीजन भी बता रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया, केवल फर्स्ट पार्ट किया। अब सेकंड पार्ट के लिए थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसे वैसे ही कॉपी करें जैसे मैंने लिखा है, ताकि बोर्ड एग्जाम की अच्छी प्रैक्टिस हो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को एंगल वाला पार्ट करना है। हमको बताना है एंगल BIC। तो देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब यह है कि सर्कल जो है वो इन सर्कल है। आराम से डायग्राम में भी क्लियरली दिख रहा है सर्कल इन सर्कल है। तो पॉइंट I क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। और इन सेंटर कैसे प्राप्त होता है, एंगल बाइसेक्टर के मिलने से। तो हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, एंगल IBE, एंगल IBE इज इक्वल टू 1/2 एंगल ABC। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका रीजन क्या लेंगे कि I इज इन सेंटर एंड क्या होगा, IB या BI इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ऑफ एंगल ABC। ये लिखना चाहिए हम लोगों को। और आप थोड़ा कंजूसी कर सकते हैं और बोल सकते हैं सिमिलरली एंगल
IBE लिखा है मैंने, हाँ ठीक है, ICE इज इक्वल टू, अरे वाह, आइस एंगल ACB का आधा, ये कर सकते हैं हम लोग। और थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी हम लोगों ने यहां पर, सिमिलरली यहां लिख लेंगे, और यहां पे हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे, एंगल IBE इज इक्वल टू आधा ABC। ABC कितना है? 80 डिग्री। 80 डिग्री का आधा कितना होता है? 40 डिग्री। और उसी तरह एंगल आइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35 डिग्री, है ना। तो ये इतना, ये लिख के आप थोड़ा स्टेप जंप भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये वाला जो एंगल हो गया आधा, वो हो गया 40 डिग्री, और ये वाला जो एंगल हो गया आधा, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, ये हो गया 35 डिग्री। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर बोलते ही ये बात हम लोग को मालूम थी। अच्छा, अब उसके बाद BIC निकालना है, तो अब काम खत्म हो गया अपना। बोलो भाई, BIC कितना है? ये हो गया 40 डिग्री, BIC बोलिए बच्चों, और ये हो गया 35 डिग्री। 100 माइनस 40 प्लस 30। हाँ, 100 माइनस, है ना, एंगल BIC। अब इसको मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप कर लेंगे। 100 माइनस 40 प्लस 35, 40 प्लस 35 75। मतलब मैं इसको पूरा रीजन के साथ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखने के लिए, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये हाँ सही बात है, 180 डिग्री माइनस, ठीक है। तो 40 में से 35 गया, 35 जुड़ा, 75 डिग्री, 105 डिग्री। तो एंगल BIC हम लोग कैलकुलेट करके बैठ गए, कितना? 105 डिग्री। ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया, एक पार्ट हमारा आ गया। अगला है FID। तो I को मैं यहां पे बना देता हूं, और इस बार मैं आप पे छोड़ता हूं, आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए और FID निकालने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो मैं आपके लिए कैलकुलेट करूंगा, जरा करिए। देखिए बच्चों, एक बहुत बड़ी गलती आप लोग कर सकते हैं कि आप सोचे कि CID एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, CID यहां पे आ गया, और BIF एक स्ट्रेट लाइन है। ऐसा नहीं है, इसमें कहीं नहीं बोला गया है कि जो ये ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल है। अगर इक्विलेटरल होता तो बात बन जाती। देखिए क्या है, आपकी CI जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन CID जो है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। ये जो है ये यहां से या तो थोड़ा सा ऐसा या थोड़ा सा ऐसा मुड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हिंट यहां से आ जाता है कि ये रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इतना जो पार्ट है रेड वाला, परपेंडिकुलर होने के नाते वो अल्टीट्यूड का पार्ट हो सकता है। तो ये जो है इतना, अगर इसको सीधा यहां से जोड़ के यहां से C से मिला दिया जाए तो वो अल्टीट्यूड का पार्ट तो शायद हो जाएगा। तो ये अल्टीट्यूड है और ये अपने आप में सरकम सेंटर है, ये अपने आप में एंगल बाइसेक्टर है। तो ये आपस में ये इस तरह या इस तरह मुड़ा होगा। ये बस आपको यही याद रखना है यहाँ पे कि CID इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं ही कर देता हूं आपके लिए। देखिए, AD इज परपेंडिकुलर टू ID होगा। AD इज परपेंडिकुलर टू ID। क्यों? क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द सेम पॉइंट। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल ADI इज इक्वल टू 90 डिग्री।
और हम लोग आराम से तेजी में सिमिलरली बोल देंगे एंगल AFI इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस इतना समझने के बाद हमारा काम हो जाना चाहिए। ये जो है इस तरह से ऐसा बनाया है कुछ हम लोगों ने, तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, नाम दे देता हूं मैं ADF और I, ठीक है भाई। और एंगल A कैसे निकाला जाए? एंगल A निकाला जाए पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करके। देखो ABC, ये है 80, ये है 70, 80 70 150, तो A कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है कि नहीं बच्चों? तो ये हो गया 30 डिग्री। अब बताओ, अब ये क्वाड्रिलेटरल, ये 30, ये 90, ये 90, तो ये कितना हुआ? बोलो भाई, बोलो बोलो। 150 डिग्री। भाई ये 90 90 180 खा जाएगा, ये पूरा 180 खत्म कर देगा, तो इन दोनों का भी सम 180 होना चाहिए। तो एंगल FID जो था वो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। और ये BIC बताओ कितना आया था पहले? 105 आया था। हाँ, ये आया था 105 डिग्री। तो देखो अलग अलग आया कि नहीं, है ना, 105 और 150। तो बस इस तरह करना था ये सवाल। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर stones due east are found to be 30 degree, 40 degree and 45 degree respectively. Find the distance of 2 stones from the foot of the hill. ठीक है, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमने क्या बताया था, हमेशा ट्रायंगल हम लोग इस तरह का हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग हिल टॉप पे खड़े हो जाएं, इस पॉइंट से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 किलोमीटर स्टोन्स को। किलोमीटर स्टोन्स मतलब क्या है कि वो किलोमीटर बता रहे हैं, एक बता रहा है 20 किलोमीटर, एक बता रहा है 21 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वाला जो है 30 डिग्री है, थोड़ा लेटा हुआ, और दूसरा वाला जो है बिल्कुल बराबर टाइप का, मतलब ये और थोड़ा सा ऐसा कर लूं, बराबर टाइप का मतलब ये है कि ये और ये आपस में इक्वल होंगे। ऐसा ही आप बनाएं एग्जाम में, जिससे कि थोड़ा सा अंदाजा सही हो। गड़बड़ बहुत बड़ी हो जाएगी अगर आप इधर 45 डिग्री लिख दें और इधर 30 डिग्री लिख लें, तो फिर आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हिल टॉप मान लो पॉइंट A है, B है, ये C है और D है। तो C और D जो है वो 2 किलोमीटर स्टोन्स हैं। दीज आर द 2 किलोमीटर, 2 ऐसा वाला ना लिखे, TWO किलोमीटर स्टोन्स इन पॉइंट पर लगे हुए हैं हमारे 2 किलोमीटर स्टोन्स। और आपको बोला गया है कि find the distances of the 2 stones from the foot of the hill, यानी कि हिल का फुट ये है, this is the foot of the hill। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो फिर आप करेंगे कैसे इसको? तो करने का तरीका ये है बच्चों की, यार ये C और D जो है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स हैं। यानी कि ये अगर 20 किलोमीटर है तो ये मतलब मान लो कहीं यहां से जा रहे हैं हम लोग और इस तरफ दिल्ली है, तो यहां लिखा रहेगा 21 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, यहां पे लिखा रहेगा 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, ऐसा कुछ होगा। अगर इस तरफ दिल्ली है तो यहां पे लिखा रहेगा 21 किलोमीटर दिल्ली, यहां पे लिखा रहेगा 20 किलोमीटर दिल्ली। तो इस टाइप की चीज है। तो कहने का मतलब ये हो जा रहा है बच्चों कि ये जो गैप है CD इज इक्वल टू क्या है, CD इज इक्वल टू 20 तो नहीं लिखेंगे, 1 किलोमीटर लिखेंगे। दिस इंप्लाइज CD इज इक्वल टू 1000 मीटर। जिसकी भी जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे। 1000 मीटर थोड़ा ज्यादा डुएबल होगा, सिंस
C and D are two consecutive किलोमीटर स्टोन्स। बस इतनी ही बात लिखी और हमारा काम बन गया। दिस इज 1000। अब हम लोग इसको मान ले x और इसको भी मान ले x, क्योंकि ये 45 डिग्री है ना। आप लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू x। ये आप सीधे लेट कर सकते हैं, और ऐसा लेट इसलिए कर सकते हैं सिंस एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो tan 45 डिग्री वाले रास्ते से करके दिखा सकते हैं, बट एक ही बात है, ठीक है। ऐसे लिख देने में भी कोई नंबर नहीं काटेगा आपने। अब लेकिन आगे आपको tan 30 डिग्री वाला रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, कुछ तो करके दिखाएंगे। tan 30 डिग्री है तो AB डिवाइडेड बाई BD कर रहे हैं। 30 डिग्री tan 30 डिग्री 1/√3 और AB है x और BD कितना है 1000 प्लस x। आप डायग्राम से देख सकते हैं। अब बस 1000 प्लस x इज इक्वल टू √3x। 1000 इज इक्वल टू √3 माइनस 1x। आप चाहें तो सीधे यही कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। लेकिन अब इसमें करेक्ट टू, चलिए थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। इसमें क्योंकि करेक्ट टू डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है, हाँ, तो हम लोग सीधे वैल्यू लिख के भी कर सकते हैं। 1.732 यहाँ पे रख दें, डिवाइड कर लें। बट एग्जाम में बच्चों आपसे डेसिमल से डिवाइड करना एक अपने आप में चैलेंज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज कर देंगे। अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये करना। रैशनलाइज करने में स्टेप थोड़े से ज्यादा दिखेंगे, बट फिर भी वो आसान होगा। 1000 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर कितना हुआ 3, और ये a माइनस बी a प्लस बी वाली चीज है ना, तो चलो लिख ही देता हूं यार, कुछ लोग फिर सवाल पूछने लगते हैं कमेंट में। और √3 प्लस 1, चलो तो ये 3 माइनस 1 हो गया 2, तो 100 डिवाइडेड 2 हो गया 500। x इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई √3 हो गया 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 2.73। तो x आपका आ गया कितना 2.73 मल्टीप्लाइड बाई 500। 2.732 कर सकते हैं हम लोग, ताकि और आगे डेसिमल प्लेस में हम लोग कैलकुलेशन कर सकें। करिए जरा बच्चों। तो आ गया भाई अपना कितना 1366। तो 1366 किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब उसके बाद हमारा गोल क्या है भाई, हमारा गोल है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल ऑफ बोथ द स्टोन्स, ऐसा कुछ है ना। तो यानी कि हमें BC निकालना है और BD निकालना है। तो BC तो अपना x आ गया कितना 1366 मीटर। किलोमीटर में करेंगे तो 1.37 किलोमीटर कर देंगे भाई, राउंड ऑफ भी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद BD क्या करेंगे, BD हो जाएगा 1000 प्लस 1366 यानी कि 2366 मीटर, यानी कि 2.37 किलोमीटर। बस तो इस तरह से हमारे दोनों ही किलोमीटर स्टोन्स का फुट ऑफ द हिल से डिस्टेंस आ चुकी है। तो लाल गोले में आंसर है आपके। 2 सेट बच्चों आपको डिफाइन करके दे दिए गए हैं और आपको A इंटरसेक्शन B बताना है और उसे नंबर लाइन में भी करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग A को करने की कोशिश करेंगे। X बिलोंग्स टू R है, तो इसलिए कोई वैल्यूज आप नहीं लिख पाएंगे। आप हमेशा एक
रेंज में ही लिख पाएंगे। अभी रेंज का क्या मतलब है समझ में आएगा। देखिए 11x माइनस 7x हो गया क्या 4x, और ये उधर चला गया तो 5 3 8, यानी कि x ग्रेटर देन 2, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये जो बात आ गई ये सेट ए के हिसाब से आ गई। और फिर दूसरा क्या है 18x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 12x, तो 18 में से 12x गया 6x, और 15 9 5 14 हो गया 24, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आ गया सेट बी के हिसाब से। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और a ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो आप इसको पहले नंबर लाइन में ही बना लीजिए, तो थोड़ा सा ज्यादा आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो देखो कोई भी नंबर लाइन बिना जीरो के इनकम्प्लीट है। 1 2 3 4 और चलो 5 तक है ना यहाँ पे काम। तो अगर हम लोग बात करें सेट ए की, तो सेट ए क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन 2 है, यानी कि आप 2 पे जाइए, ओपन सर्कल लगाइए और 2 से ज्यादा में चले जाइए आप, ये चले गए आप। फिर आप आ जाइए कि एक्स सेट बी में, मतलब रेड वाला जो है वो सेट ए है, तो सेट बी में आ जाएंगे। ये दोनों करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो 4 में आ जाएंगे आप, तो यहाँ पे आप फील्ड सर्कल लगाएंगे, है ना, और सेट बी की मार्किंग में यहां फिर से काला कर लेंगे, और ये सेट बी हो। तो हो क्या रहा है बेटा कि जो सेट बी है वो पूरा पूरा सेट ए के अंदर है, तो इसलिए अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ऐसा लिखने के लिए हम लोग जैसे ये a इज इक्वल टू बी लिख रहे हैं, आप इसे लिखिए a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ऐसा आंसर आपको सबमिट करना चाहिए, ठीक है। और ऐसा आंसर सबमिट करेंगे तो नंबर लाइन में हम लोग ये नहीं बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, फिर हम लोग ऐसा बनाएंगे -1 0 1 2 3 4 5, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो 4 पे गोला ये बनाएंगे और ऐसे ये वाला डार्कन कर देंगे। तो यही अपना जो सेट रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन हो गया। ओके, तो आपको दिया गया है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 एंड fa इज इक्वल टू 124, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, fa इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 1 और fa इज इक्वल टू 124 है ही, तो a क्यूब इज इक्वल टू -1 और a क्यूब इज इक्वल टू 125, a क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब, a इज इक्वल टू 3। एक तरीका तो है इसको इस तरह करने का। अच्छा, a इज इक्वल टू 3 लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, गड़बड़ हो गया भाई। a इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो एक तरीका तो हम लोगों ने ये कर लिया। और एक दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि हम लोग क्या लिखें, यहीं से इसी स्टेप को फिर दूसरी तरीके से करें। 124 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 1, दोबारा लिख दे रहा हूं मैं, 124 इज इक्वल टू a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a। ये हम लोग कर रहे हैं a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ऐसा एक्सपेंशन होता है हम लोगों का। और अब
फैक्टराइजेशन से हम लोगों को करना है इसे, ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हम लोग अगर करना चाहते हैं तब एफ ए इज इक्वल टू हम लोग यहां पर जी ए लिखना पड़ेगा। जी ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 और ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए माइनस 124, और हमें ये निकालना है कि किस पॉइंट पर जी ए जो है वो 0 हो जाए, ऐसा कुछ करेंगे हम लोग। तो अब ऐसे केस में बच्चों हम लोगों को जी ए इज इक्वल टू 0 ढूंढना पड़ेगा। फॉर वी विल हैव टू फाइंड ए सच दैट जी ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो 1 2 आप ट्राई करके दिखा दीजिएगा और तब लेट ए इज इक्वल टू 5 आप कर देंगे। तो G5 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 5 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 माइनस 124। तो दिस इंप्लाइज G5 इज इक्वल टू 4 इंटू 25 प्लस 5 30 1 31 124। तो ये हो जाएगा 124 माइनस 124 इज इक्वल टू 0, ठीक है। Therefore, by remainder theorem, GA is equal to 0 at A is equal to 5, ठीक है। और अब इसके बाद आप बोल सकते हैं this implies A is equal to 5 for FA is equal to 124, ऐसा कराएंगे आप लोग। बट ये थोड़ा जबरदस्ती वाला सवाल है। सबसे अच्छा तरीका अगर कम मार्क्स का दिया है तो मैं यही वाला प्रेफर करके आऊंगा। जब तक क्वेश्चन में ये ना दिया हो स्ट्रिक्टली यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तभी ऐसा कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, डिवाइड 16 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द ट्वाइस द स्क्वायर, ऐसा कुछ है। चलो भाई 16 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, एक 16 है और एक 16 माइनस एक्स है, और x को हम लोग अपनी तरफ से लार्जर पार्ट माने ले रहे हैं, ठीक है। किसी को भी लार्जर पार्ट मान सकते हैं। क्या है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, यानी कि स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट का ट्वाइस, है ना। इस बात का ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, इस बात का ये मतलब है एक्सीड्स द, यानी कि बड़ा है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट क्या है, 16 माइनस एक्स, एक्स के स्क्वायर से ये बड़ा है, कितना बड़ा, 164, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 164। ये बात बच्चों समझ में आ गई आपको? हाँ सर। ग्रेट। अब बस खोल खाल दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 256, ब्रैकेट बड़ा लगा दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर और माइनस 32x बराबर 164, ठीक है भाई। अब 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 256 है वो 164 से जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 32x, 164 को इधर ही ले आए, नेगेटिव में हो जाएगा सब कुछ, 6 4 10 हंसे लगा, 6 6 12 420। अब क्या आपको समस्या आ रही है कि फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ? ठीक है, देखो 10 और 42 सही हो जाना चाहिए ये। एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x
माइनस 420 इज इक्वल टू 0, x प्लस 42 माइनस 10 x प्लस 42, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 42। तो माइनस 42 तो होगा नहीं क्योंकि जो नंबर है वो पॉजिटिव ही होने चाहिए, तो लार्जर नंबर x इज इक्वल टू 6 हो गया और 16 माइनस x इज इक्वल टू हो गया, सॉरी x इज इक्वल टू 10 आपको कैलकुलेट होके आ गया है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा और 16 माइनस 10 हो जाएगा 6, यानी कि एक नंबर 10 है और एक नंबर है 6। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये बात सही है या नहीं। क्रॉस चेक करना एग्जाम में करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, तो 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 स्क्वायर यानी कि 200 है ना, और एक्स स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट यानी कि 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 है ना, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 36 200 से 164 कम है, ये बात सही है, ये आप माइनस कर ही सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सही हो गया, हम लोगों ने कर लिया खत्म 10 और 6।